हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज के टॉक शॉक में 3-4 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की तरफ से भारतीय मकबूजा कश्मीर की एक तंजीम को दहशतगर्द करार दिया गया है, उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आ गया है। क्या है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और इस सारे मामले का पस मंज़र क्या है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम सेनेट में टिकटों के हवाले से बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर बात करेंगे कि मुराद सईद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो रूपोश हैं और किधर हैं। तीसरे नंबर पर हम एक और बड़ा अहम मामला हमारे फ़खर दुरानी लेके आए हैं। मुमताज़ एंकर हैं और आजकल जिला वतन हैं मोईद पीरज़ादा, उनके बारे में कुछ अर्सा पहले फ़खर ने एक स्टोरी की थी, अब उसका एक फॉलो अप फ़खर लेके आए हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। तो फ़खर क्या हाल है आपके? शाही अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप? फ़खर मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन मैं एक बात पे बड़ा उदास हूँ और मैं बड़ा परेशान भी, दुख भी है मुझे। जेहलम में एक नौजवान पुलिस एहलकार है जेहलम में, हैदर अली, वो शहीद हो गया है। अच्छा, क्या और हुआ? वो शहीद इस तरह फ़खर हुआ कि आपको पता है कि बारिशों के बायस दरियाओं में तुग़यानी आ गई है, जेहलम में भी सैलाब आया है। जेहलम शहर किसी ज़माने में डूब जाया करता था, लेकिन अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से एक जेहलम शहर के इर्द गिर्द जहाँ दरिया गुजर रहा है तो एक वहाँ पर बंद बांधा गया है। उसकी वजह से जेहलम शहर के अंदर और शहर के साथ जो जगह उधर तो पानी नहीं आया, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर ये बंद अभी नहीं पहुँचा, नवाई इलाके, वहाँ पर पानी आया। और ये जो नौजवान पुलिस कांस्टेबल है हैदर अली, ये वहाँ पर रेस्क्यू खिदमात सर अंजाम दे रहा था। अच्छा, बड़े कम लोगों को इस बात का शायद इल्म होगा कि पंजाब में जो हालिया सैलाब आ रहे हैं उसमें पंजाब पुलिस रेस्क्यू का काम कर रही है। तो हैदर अली का मुझे दुख इसलिए और भी ज़्यादा हुआ, जान जाना वैसे ही दुख की बात है। एक तो ये है कि वो लोगों को बचा रहा था, दूसरा ये कि उसकी अपनी कहानी बड़ी तकलीफ़ दे है। ये 6 बहनों का भाई था। अच्छा, और इकलौता भाई था, तो ये शहीद हुआ। आज उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। हमारे दोस्त हैं इलियास सादिक जेहलम में, उन्होंने मुझे बताया कि ये एक्चुअली इस बच्चे का बैकग्राउंड, इस नौजवान का बैकग्राउंड क्या था। तो इलियास का भी खुसूसी तौर पे जेहलम से शुक्रिया, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। तो मैं तो बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी, अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए और इस तरह लोगों को बचाते हुए जो भी अपनी जान की बाजी लगाता है, तो मेरा ख्याल है उसको हुकूमत को भी इस हवाले से मैं समझता हूँ कि रिकग्नाइज़ करनी चाहिए इस तरह की जो उनकी कुर्बानी है, और उसके साथ साथ उनकी फैमिली के लिए भी फाइनेंशली भी इनको वो करना चाहिए, ताकि ये जो अपनी फ़र्ज़ शनासी और जो फ़र्ज़ अदा करते हुए जिस तरह है, मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, अब ज़रा आते हैं पहले इंटरनेशनल हवाले से जो बात करते हैं। भारत की तरफ से जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने देखा था कि एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये दावा किया कि जो पहलगाम का अटैक है उन्होंने ये जो सर अंजाम दिया है द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से, TRF के नाम से। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगले ही दिन उन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया और ये कहा, एक स्टेटमेंट आई कि ये उनका अकाउंट हैक किया गया था भारतीय खुफिया एजेंसी की तरफ से, और भारतीय खुफिया एजेंसी की तरफ से ही ये जो दावा था उनका अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने वाला वो किया है। मुझे ये बताएं कि ये भारत की तरफ से कंटिन्यूसली हमने देखा ब्रीफिंग्स भी डिप्लोमेट्स, और उनको ये सारा कुछ हुआ, कोई सबूत नहीं दिया गया डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया, जंग हो गई 4 दिन की, ये सारा कुछ। अब जो एक डेवलपमेंट हुई है अमेरिका की तरफ से इस TRF के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, पाकिस्तान का भी फॉर्मली इसके ऊपर मौक़िफ़ आ गया। मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी और जो पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया है इसके ऊपर, इस हवाले से भी ज़रा बताएं। फ़खर, सबसे पहली बात तो यह है कि 2019 में 5 अगस्त को भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस ले लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर उसके बाद कश्मीर में इस ऑर्गेनाइजेशन का सरफेस हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आई अक्टूबर के महीने में, और इसके सरबराह सजाद गुल बताए गए, जो किसी ज़माने में लश्कर तैयबा से मुंसलिक थे, किसी ज़माने में।
और फिर ये जो जमात है ये लोगों के सामने आई, अंडरवर्ल्ड जमात है, और ये बिलीव करती है इस अस्करी कार्रवाइयों के ऊपर बिलीव करती है। ये मामला तो अपनी जगह पे था, लेकिन अहम जो बड़ा वाक़या जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के स्टैंड ऑफ भी हुआ वो 22 अप्रैल को हुआ, पहलगाम का वाक़या। और पहलगाम वाक़े के बाद एक क्लेम आया TRF का, और उसका फिर एक काउंटर क्लेम भी आया जो आप बता रहे हैं कि वो क्लेम विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि वो हैंडल जो है वो रिपोर्टेडली हैक कर लिया गया था। तो भारत ने एट दैट टाइम भी ये बात खुद भी, ये नहीं है कि आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, ये खुद भी भारत की हुकूमत तस्लीम करती है कि जो पहलगाम वाक़े की जो तहकीकात हैं अभी तक हो रही हैं, कंक्लूजन नहीं हुआ, और कोई टेंजिबल बात अगर होती तो मेरे ख्याल में 1 मिनट भी ना लगाता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अगर कोई बंदा पकड़ लिया उसको सामने लाते, उसका पब्लिक स्टेटमेंट होता, कोई 1 मिनट भी ना लगता। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, और 6 से 9 तारीख तक एक मामला रहा, 10 की सुबह वो ख़त्म हो गया। जो नताइज आए मेरे और आपके सामने हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का जो आलमी सतह पे कद है वो बड़ा है। 2-3 मुल्कों ने तो पाकिस्तान का इस तरीके से साथ दिया है कि जो हैरान कुन है। बिल्कुल। सबसे पहले चीन, तुर्की, और दूसरे नंबर पे तुर्की, आज़रबाईजान भी, और बाकी मुल्क भी हैं। लेकिन चीन और तुर्की तो ऐसे फ़ख्र दोस्त निकले कि चीन और तुर्की के जो सफ़ीर हैं उस दिन अलग सुबह 3 बजे 9 तारीख की बात है, वो वजारत ख़ारजा पहुँच गए थे। चीन वाली बात आती है कि हम रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के सफ़ीर भी वहाँ पर पहुँच गए। बल्कि तुर्की के सफ़ीर ने कहा कि मुझे मेरे वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके कहा कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के पास जाओ और उन्हें कहो कि जो किसी जो बताएं हम करेंगे। तो और आपको पता है इससे पहले और इसमें हमारी जो मिलिट्री क़यादत है उसने बड़ा ही एक रोल प्ले किया। एयरफोर्स ने तो आप देखें, आपने विजिट भी किया था हेडक्वार्टर का, हमने एयरफोर्स का पूरा बताया, और एयर चीफ ने और एयरफोर्स के जांबाजों ने बड़ी कमाल किया। मुस्लिम दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं जो पाकिस्तान की मदद इमदाद भी करते रहे माजी में, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये कर जाएंगे। तो खैर इन्होंने ये तो भारत को भी था ना कि उन्होंने जो मिसकैलकुलेट किया, उनको अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत के हवाले से, ख़ास तौर के ऊपर जो एयर डिफेंस और उसके हवाले से कि पाकिस्तान इतना सख्त जवाब भी दे सकता है और काउंटर अटैक भी कर सकता है। यही मेरा ख्याल है कि दुनिया भी हैरान इसी वजह से नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा, देखें भारत मिलिट्री के जो लोग होते हैं ना, एक दूसरे की मिलिट्री के लोग, हमारी मिलिट्री के लोग, उनके तरफ से अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करते हैं। उनकी मिलिट्री के लोग हमारी तरफ से कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करते हैं। और उनकी मिलिट्री के लोगों ने कहा, और हमारी भी मिलिट्री के जब ब्रीफिंग्स थी उसमें कहा गया था, वो जो AVM थे औरंगज़ेब, उन्होंने भी बाकायदा तौर के ऊपर उनकी जो एयरफोर्स और उसके हवाले से कहा कि ये कम नहीं है या वो नहीं है। तो ये मिलिट्री दोनों साइड की जो है वो एक दूसरे की वो किया जाता है, रिस्पेक्ट करते हैं, एंड विच इज़ गुड थिंग। अच्छा, अब वो बात हम TRF की कर रहे थे, तो TRF का मामला उस वक्त भी आया था जब ये दोनों की जंग हुई, जंग से पहले भी, बाद में। आपको पता है कि शोमी किस्मत के 1 जनवरी 20 से हम 26 तक 1 साल के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कमेटी है उसके सरबराह हैं। तो उसमें एक करारदाद गई थी जिसका वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि जी उसमें इन्होंने कहा कि जी TRF को UN की अक़वाम मुत्तहिदा की जो दहशतगर्द तंजीम है उसमें डाला जाए। तो वो पाकिस्तान ने एट दैट टाइम मुखालफत की थी। एक तो पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर के नाम लिखा हुआ है, आपने भारत का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मकबूजा कश्मीर होना चाहिए। कश्मीर एक कंट्रोवर्शियल टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कंट्रोवर्शियल कह रहा हूँ मैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये बात की गई थी। अच्छा, अब वो बात तो नहीं हुई। उसके बाद में आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी आवभगत भी हुई। अमेरिका में जो फील्ड मार्शल हैं इनको खाना भी दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो एक इंटायरली एक डिफरेंट माहौल बन गया। SCO के समिट में भी इन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को लिंक करने की पहलगाम से, उसमें कामयाबी नहीं हुई। और उस पे क्वाड के फोरम पे भी कोशिश की गई, वहाँ से भी इनको कामयाबी नहीं हुई। फिर उसके साथ साथ जो इनका ब्रिक्स का था उसमें भी जो उनका आया है वो टेररिज्म को उन्होंने कंडेम किया है, लेकिन
पाकिस्तान का, या इन्होंने जिस तरह से भारत की तरफ से कोशिश की गई थी, लॉबिंग भी की गई थी कि पाकिस्तान के साथ लिंक करके कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी उन्होंने नहीं किया। तो ये भारत को इस हवाले से अगर देखा जाए, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं उसमें इनको कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट हुई है। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएन में तो नहीं हो सका, लेकिन अमेरिका की अपनी भी एक टेररिस्ट डेजिग्नेशन लिस्ट है। तो अमेरिकी महकमा खारजा ने उस जो लिस्ट है, यानी कि दहशतगर्द तंजीमों की अपनी जो लिस्ट है, उसमें टीआरएफ को डाल दिया है। ठीक है। और अभी मैं और आप बात करें तो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने भी उसका मौक़िफ़ दिया है। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने कहा है कि देखिए, पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी से तावन करता रहा है। एबी ग्रेड वाक़े का जो मुलज़िम था उसको भी हमने पकड़ के दिया। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी ये भारत जो है ना, ये कोशिशें करता है कि किसी न किसी तरीके से किसी भी ग्रुप को लश्कर तैयबा से जोड़े। पाकिस्तान ने इन ग्रुपों के ख़िलाफ़ बड़ी मौसर कार्रवाई की है। ये जो तंजीम है टीआरएफ, हम पहले बता चुके हैं कि ये इंडिपेंडेंट एक नई तंजीम बनी, और ये भारतीय मकबूजा कश्मीर और भारतीय मकबूजा कश्मीर में। और ये जो सजाद गुल हैं जो उसके सरबराह हैं, ये कश्मीरी हैं, इनका पाकिस्तानी बैकग्राउंड नहीं है, ये कश्मीरी हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने ये भी कहा कि देखिए कि जो BLA की जो जैली तंजीम है मजीद ब्रिगेड, उसको भी दहशतगर्द करार दिया जाए, और साथ ही साथ आलमी बरादरी भी इज्तिमाई कोशिशें करे दहशतगर्दी के मसले को इज्तिमाई तौर पर हल करने। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। खैर, इस पर लंबी बात तो होती रहेगी। सेनेट के बारे में क्विकली बताएं, बल्कि सेनेट की टिकटें तो आई गई हैं, बताएं कि आपके पास क्या इतला है, और फिर मैं भी कुछ थोड़ा शेयर करता हूँ। मुराद सईद की तरह। शाह जी, हमने कल ये बात की थी कि 6-5 का फार्मूला तय हो चुका है और PTI ने फाइनल गो अहेड देना था, वो हो गया फाइनल। इनके आपस में जो है वो लीडरों का, एक तो देखें हमारी जो सियासत का देखें कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ मीडिया पे लड़ते भी रहते हैं, बयानात भी देते हैं, लेकिन जब इनके अपने मफादात आते हैं, सब मिल बैठ के जो है ना ये मुत्तफ़िका तौर के ऊपर तय कर लेते हैं। अब बिलियनियर्स को टिकट देने थे इन्होंने, तो वो सबका जो है वो नून लीग भी एक हो गई, PTI भी एक हो गई, पीपल्स पार्टी भी एक हो गई, और फार्मूला भी हो गया कि मुत्तफ़िका तौर के ऊपर हम करेंगे। बहरहाल PTI की तरफ से जो है, जो आम वर्कर्स थे, इरफान सलीम एक का, उनका PTI का जो पेशावर का सदर था, जिसने 9 मई में मार भी खाई है, वो जेल में भी रहा है। इमरान खान ने कहा था उसको टिकट दूंगा, उसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। पैसे की बात आई तो इमरान खान भी मुकर गया, PTI की क़यादत भी मुकर गई है। अब 6 शाह जी, मुझे 6 जो है वो टिकट्स दी गई हैं ना, उसमें मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, उसके साथ साथ जो टेक्नोक्रेट्स पे जो है वो आज़म सवाती, और एक ख़वातीन की नशिस्त खातून को दिया गया है। सनम जावेद है? नहीं, और हैं वो, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। हाँ, ठीक है। तो एक और जो मिशाल यूसुफजई है, वो उनको टिकट दिया गया है, जो सानिया ने सीट छोड़ी थी उसके ऊपर। तो ये अब जो इनकी तरफ से ये फाइनल कर लिया गया है, वर्कर्स जो है वो कुर्बानियाँ उनकी जो है वो इग्नोर कर दी गई हैं, और सारा कुछ हो गया। मुराद सईद का बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मुराद सईद को सेनेट का टिकट देना, क्योंकि ये एक, अगर आपको याद है ना कि जब इसहाक डार साहब को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया, वो जीत भी गए, काफ़ी अरसा तक जो है वो यहाँ पे ओथ भी नहीं लिया था उन्होंने, जब ये UK में रह रहे थे, जब इमरान खान की हुकूमत है। तो एक तो ये हो सकता है कि या जो मुराद सईद उसी तरह ही जो डार साहब की तरह वो मुल्क से बाहर या जो रूपोश रहें और यहाँ पे ओथ भी ना लें, लेकिन PTI के हिस्से की एक टिकट जो है वो सीट जो है वो होगी उनके पास। मुराद सईद का दूसरी जो एक चल रही है ना, जो एक जो बातचीत चल रही है, वो ये है कि मुराद सईद को पार्लियामेंट का रुकन बनाते हुए, क्योंकि वो मतलूब है 9 मई के मुकदमात में, अरशद शरीफ के जो केस है उसके हवाले से, वो सबसे ज़्यादा PTI की तरफ से इमरान खान के बाद जो दूसरे नंबर पे हैं, जिनके पास ये कहा जाता है कि अरशद शरीफ केस के हवाले से उनके पास बड़े अहम राज हैं। ये भी सवाल उठाया जाता है कि मुराद सईद को एजेंसीज अभी तक क्यों गिरफ़्तार नहीं कर सकी, क्योंकि 3 अहम लोग थे 9 मई के केसेस में। एक हसन न्याजी थे, उनको भी इन्होंने पकड़ लिया था एबटाबाद से, लेकिन मुराद सईद को अभी तक नहीं गिरफ़्तार कर सके। गो के मेरी इतलात ये है कि कुछ अर्सा पहले कुछ एजेंसीज़ ने, जो चीफ़ मिनिस्टर एनेक्सी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे जो है इन्होंने कुछ छापे लगाए थे कि गिरफ़्तारी से, लेकिन वहाँ से गिरफ़्तार नहीं कर सके।
IBMS का रिकॉर्ड या जो कुछ इस हवाले से जो है अभी तक ये सामने आ रहा है कि मुराद सईद पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, उनके कोई रिकॉर्ड से नहीं आ रहा। हो सकता है अफ़गानिस्तान के लिए शायद ये आप क्योंकि ये कवर भी करते हैं आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि उसके लिए ये रिकॉर्ड में आता है या नहीं आता, या वो पाकिस्तान से बाहर अगर अफ़गानिस्तान के ज़रिए जाते हैं, क्योंकि अभी जो इमरान रियाज़ है या जो वो डिप्टी स्पीकर थे वो गए थे, तो उनका किसी को कोई नहीं पता था वो कैसे गए हैं और इलीगल तरीके से गए हैं। ज़रा मुझे आप बताएं पहले मुराद सईद के हवाले से। अफगानिस्तान में आप जब जाते हैं तो IBMS इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत हर पासपोर्ट जब स्कैन होता है तो वो एक रिकॉर्ड में आ जाता है, एंट्री और एग्जिट आ जाता है, एंट्री और एग्जिट हो जाती है। तो IBMS अफगानिस्तान की एंट्री पॉइंट्स के ऊपर भी लगा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान से अगर आप जाते हैं या आते हैं पाकिस्तान में तो वहाँ पर लगा हुआ है कानूनी तरीके से। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप गैर कानूनी तौर पे जाना चाहते हैं तो कई ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसे तरीके हैं। बॉर्डर के ऊपर भी बाज़ औक़ात आपको पता है बदकिस्मती से रिश्वत वाला मामला भी होता है, तो आप चले जाते हैं जो आप ज़ाहिर है रिकॉर्ड में ही नहीं होते। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मुराद सईद अगर उसामा बिन लादेन के बाद सबसे ज़्यादा देर तक रूपोश कामयाबी से रूपोश होने वाला जो हाँ। तो ये भी बड़े अच्छा यार, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मुराद सईद को इस बात का अवार्ड दें कि पाकिस्तान की जो हमारे इदारे हैं, खुफिया इदारे, ये कहते हैं कि हम बड़े तेज़ हैं, मतलब कोई चीज़ हमसे छुप नहीं सकती, लेकिन मुराद सईद को अभी तक नहीं ये पकड़ सके। अच्छा, मुराद सईद अच्छा शाह जी, इस पर ना बाज़ औक़ात होता ये है कि दो तरह के, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए आप किसी को जो है वो तलाश करते हैं, दूसरा जो डिजिटल आपके जो फुटप्रिंट्स होते हैं उसके ज़रिए जो है ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल जो है उसके ज़रिए भी आप उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं। जो मुझे लगता है मुराद सईद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उससे ख़ुद को डिस्टेंस रखते हैं, जिसकी वजह से उनके कोई फुटप्रिंट्स जो है वो नहीं मिल पा रहे। बाकी जो ह्यूमन वाला है शायद उससे अभी कोई कामयाबी नहीं मिली। एक तो उसका जितना भी आप मुराद सईद की रूपोशी का देखें ना, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आती है, मुराद सईद ने मुख्तलिफ ऑडियो मैसेजेस भेजे हैं, वीडियो मैसेज नहीं भेजते थे। एक आध को वीडियो मैसेज आया, लेटेस्ट अभी एक आया था, वीडियो मैसेज आया, उससे पहले जितने भी थे ऑडियो मैसेजेस थे। उससे एक चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना वो ये है कि अगर आप किसी सेफ़ और सिक्योर प्लेस पे होते, किसी यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं और होते ना, तो वो आपको फिर सिक्योरिटी के कंसर्न्स ना होते, आप वीडियो भी पैगामात दे के कुछ भी वो जो है वो PTI के लिए वो कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि ये यहीं पे कहीं जो है वो रूपोश हैं, जिसकी वजह से अपनी लोकेशन, क्योंकि ये जियो टैगिंग और इसके ज़रिए भी बाज़ औक़ात जो है वो लोकेट किया जा सकता है, तो इस वजह से भी ये शायद अवॉइड करते हैं, वीडियो मैसेजेस वगैरह नहीं होते। बहरहाल ये एक चीज़ वाज़े हो रही है कि PTI मुराद सईद को पार्लियामेंट का हिस्सा बना के शायद ये चाहती है कि अगर उनको गिरफ़्तार किया भी जाता है या वो कहीं से वो पकड़े भी जाते हैं तो एटलीस्ट वो बतौर एक पार्लियामेंटेरियन के उनकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, मिसिंग पर्सन की तरह या इस तरह की जो है वो एटलीस्ट उनके साथ वो जो सलूक है वो नहीं किया जाएगा। एक पार्लियामेंटेरियन का जो इस्तेकाक होता है उसके ज़रिए एटलीस्ट जिस तरह बाकी PTI के कुछ अरकान हैं उनके जिस तरह के कुछ उनको हकूक़ दिए जाते हैं इनको भी मिलेंगे। एक बज़ाहिर जो इनकी मूव हो सकती है वो ये भी हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ़ख्र एक बात बताऊं, सेनेट की टिकटें और मुराद सईद वो एक बार बार वो बात साबित होती है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, जिसने जितने पैसे अनफॉर्चुनेटली। तो परवेज़ खटक साहब जो है आप वो बात लंबी हो जाएगी फिर किसी दिन। मिर्ज़ा अफरीदी का वैसे आपको पता है ना कि बैकग्राउंड क्या है? 2018 में वो इंडिपेंडेंट उन जो है वो मुंतखब होते हैं। 2018 मार्च में मुंतखब होने के बाद वो नून लीग में शामिल हो जाते हैं। फिर नून लीग की हुकूमत जाती है, PTI की हुकूमत आती है, तो जैसे ही PTI की हुकूमत अगस्त 2018 में आती है उसके बाद वो PTI में चले जाते हैं। एक ही साल में यानी 2 पार्टियां वो ज्वाइन करते हैं और उसके बाद इमरान खान, क्योंकि ये बिलियनेयर हैं, इमरान खान उन्हें 2021 में वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो है ना वो नॉमिनेट कर देते हैं। तो ये मिर्ज़ा अफरीदी का जो है वो पॉलिटिकल PTI के साथ जो है वो अच्छा, वैसे मैं वो आगे जिसके लिए इन्होंने साल से कुर्बानियाँ दी, इरफान सलीम जैसे और PTI के जो वर्कर हैं ये इमरान यार सब तरफ यही हाल है। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बल्कि आगे शुगल कर रहा था कि वो कहते हैं ना कि
कामरान टेसोरी, आप देखें कामरान टेसोरी गवर्नर जो है, है, उन वो बड़ा काम भी कर रहे हैं और उनकी चीज़ें नज़र भी आती हैं, ठीक है। ज़ाहिर है हम सिंध में नहीं है, लेकिन इधर से बैठ के जो हमें दिखता है बड़े एक्टिव हैं, हर जगह नज़र आते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। हाँ जी, ऐसा ही। तो कामरान टेसोरी का भी बैकग्राउंड जो है इनसे बड़ा मिलता जुलता है। अच्छा। आपको देखें ना कि एक जो कामरान टेसोरी एक ज़माने में MQM का हिस्सा नहीं थे, फिर MQM का हिस्सा बनने लगे तो एक ग्रुप ने मुखालफत कर दी, दूसरे ने फिर एक वक्त ऐसा आया कि सारे ग्रुपों ने कहा कि नहीं, कामरान भाई साडा भाई है, कामरान साडा पाई है। तो अब वो कामरान टेसोरी जो है वो अब ज़ाहिर गवर्नर है और सारी MQM उनकी तरफ देखती है, ज़ाहिर है गवर्नर है वो, और ज़ाहिर है एक उनके ओहदे के लिहाज से एक अपनी रिस्पेक्ट है। और गवर्नर की हैसियत से उन्होंने बड़ा काम भी किया है। गवर्नर हाउस में उन्होंने बड़े वेंचर्स किए हैं और लोगों को पढ़ाया है और भी बड़े काम किए हैं। खैर, तो ये जो PTI के कामरान टेसोरी है, यू नेवर नो कि कल क्या बन जाए। तो लेकिन कंक्लूड मैं इस बात पे मुराद सईद पे ज़रूर करूँगा कि अपना घर बार छोड़ के, फ़खर जी, ये बड़ी कुर्बानी की बात होती है कि सियासत के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। उनकी पार्टी नज़रियात से, सियासी नज़रियात से मुझे भी शायद इख्तलाफ हो, आपको भी हो, लेकिन आप कमिटमेंट जो है ना उसका एहतराम है। बहुत सारे और जमातों के लोग भी हैं जिन्होंने बड़ी कमिटमेंट की है। फ़खर आपको पता है इस बात का, बड़ा तशद्दुद का मुजाहरा है जो अपोजिशन में रहे। तो आई रिस्पेक्ट मुराद सईद फॉर दिस कि मुश्किल में है, बीवी बच्चों, माँ बाप, फैमिली, बहन भाई, बड़ा मुश्किल काम है ना, और कोई मिलने वाला नहीं। जो भी ऐसे जो छुप के रहते हैं उनका मिलने वाले एक दो ही होते हैं, क्योंकि बात तीसरे तक जाएगी तो निकल जाएगी। तो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल कमिटमेंट कि अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बाकी उनकी नज़रियात से शायद मुझे आपको कोई और इख्तलाफ हो। आगे चले मेरे ख्याल में। फ़खर क्विकली बताएं, आप के पास एक फॉलो अप है जो आप बता रहे थे, क्या वो कहानी है? शाह जी, हमने जुलाई में मैंने एक स्टोरी की थी मोहित पीरज़ादा के हवाले से कि मोहित पीरज़ादा और उनकी वाइफ ने एक जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेज़ की है अमेरिका में, मैरीलैंड स्टेट में। ये वाशिंगटन के साथ बिल्कुल अटैच्ड ही है। वहाँ पे 10 लाख और 55,000 डॉलर की इन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है। जो पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा था और रिकॉर्ड था उसके मुताबिक इन्होंने आधी से ज़्यादा कुछ रकम जो है वो डाउन पेमेंट के तौर के ऊपर दी और 5 लाख और 50,000 डॉलर इन्होंने कोई मॉर्गेज जो है वो किसी कंपनी से लिया। और उस पर मैंने इनको सवालनामा भेजा पहले जब स्टोरी पे कि ये प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है, कैसे ख़रीदी है, ये सारा कुछ बतौर एक सहाफ़ी जो एक वर्जन लेना होता है उस हवाले से। उस पर उन्होंने मुझे जवाब देने की बजाय उन्होंने ट्वीट कर दिया और ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी है अमेरिका में, ये दरअसल हमने बरतानिया के अंदर एक हमारी आबाई जो एक आबाई नहीं बल्कि फैमिली प्रॉपर्टी थी वो बेच के हमने ख़रीदी है उनकी वाइफ के नाम के ऊपर। अब उस पर फिर मैंने जो यूके लैंड रजिस्ट्री जो ऑफिस है वहाँ से इनकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकलवाया। ये 2006 में इन्होंने यूके में एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और 2023 तक इनके पास इनकी मलकियत रही, यानी 17 साल तक मोहित पीरज़ादा की वाइफ की ये मलकियत रही है। तो ये बतौर एक टैक्स रेजिडेंट के पाकिस्तान के अंदर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उन्होंने फिर मेरे ख्याल में ट्विटर पे कहा था कि मैं टैक्स देता रहा हूँ। एग्जैक्टली वैसे ना वो मेरी आपसे उस वक्त भी बात हुई थी कि उनका मौक़िफ़ ज़रूर आना चाहिए और हमने कहा भी था कि उनका मौक़िफ़। तो उस पे जो है इन्होंने जो मैंने ये स्टोरी की कि जो यूके की इनकी प्रॉपर्टी है ये इन्होंने कभी डिक्लेयर ही नहीं की, ये इन्होंने कंसील किया है अपनी जो एसेट थे यूके वाली जो प्रॉपर्टी का। तो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फंडिंग क्या था, ये सारा कुछ उस पे जो स्टोरी छपी थी उसके अगले दिन इन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इन्होंने 2 जो है वो टैक्स रिटर्न्स इन्होंने लगाए अपनी वाइफ के। वो टैक्स रिटर्न इन्होंने अपनी जो वाइफ के लगाए उसमें इन्होंने ये कहा कि मेरी वाइफ जो है वो बैंकर हैं, उनका ये बैकग्राउंड है, उन्होंने वो इस स्कूल से पढ़ी हुई हैं, उन्हें ये सारा जो माली मामलात के हवाले से पता होता है। और साथ साथ ये कहा कि ये प्रॉपर्टी जो यूके वाली हमारी है ये डिक्लेयर्ड है पाकिस्तान के अंदर, ये मेरी वाइफ के 2019 के और 2021 के टैक्स रिटर्न्स हैं। अब उस पर बतौर एक सहाफ़ी के वो मेरी स्टोरी को जो है वो बिल्कुल रिबर्ट कर रहे थे कि हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। तो मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे, तो एक आपको अपनी जो स्टोरी के हवाले से थोड़ा सा जो है वो डाउट भी क्रिएट होता है कि यार ये कैसे हो सकता है
कि इसने जो है ये अपनी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं उस पर कहीं भी इसका नहीं आ रहा इसकी वाइफ के कि ये प्रॉपर्टी या इन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं या नहीं किए, और दूसरी तरफ वो डॉक्यूमेंट ला रहा है। और इस पे फिर मैंने जो है 2-3 इसके प्रोसेसेस थे जिससे मैंने इसको दोबारा से वो किया वेरीफाई। एक तो मैंने FBR के 2 सीनियर लेवल के जो मेंबर लेवल के होते हैं उनसे इनके जो टैक्स रिटर्न्स इन्होंने पब्लिकली जो थे वो भेजे कि ये क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और इनकी टैक्स रिटर्न्स फाइल होती हैं। उन्होंने इसके हवाले से कहा कि देखें 3 चीज़ें इसमें अहम होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स की आप जब ये फ़ाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि टैक्स रिटर्न्स के लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी होती हैं। अब टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं ना, तो उसके लिए पहले आपको इनरोल होना पड़ता है जो IRS जो S है उसमें। उसके लिए आपको CNIC नंबर, उसके साथ साथ आपका टेलीफोन नंबर और उसके साथ साथ आपका ईमेल एड्रेस लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि आप जब ये रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आपको एक पिन कोड आता है, वो आपने डालना होता है। और उसके बाद भी जब ये आप सबमिशन का जो है वो भी कंफर्मेशन आती है कि आपके रिटर्न सबमिट हो गए। तो ये मैंने फिर इनका एक पब्लिकली अवेलेबल है FBR की वेबसाइट के ऊपर, ये इनके हवाले से कि आप किसी का भी CNIC डालें उससे पता चल जाता है कि ये इनरोल्ड है या नहीं है। वो टैक्स पेयर प्रोफाइल के नाम से एक FBR की आप वेबसाइट खोलें, उसके ऊपर CNIC डालें और वो आपको, मैं ये वीडियो के ऊपर आप देख भी सकते हैं कि ये इससे कंफर्म हो जाता है कि इनकी वाइफ का आज के दिन यानी 18 जुलाई तक वो इनरोल्ड ही नहीं है, बतौर टैक्स पेयर के तौर के ऊपर इनरोल्ड ही नहीं है। मैंने फिर इस हवाले से एक और FBR के साबिक चेयरमैन से बात की और उनको भेजे। उन्होंने कहा ये तो नेकेड आई से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये फोर्ज्ड और फेक है। फिर उस पर उन्होंने मुझे गाइड किया, आप ये भी ज़रा वीडियो पे दिखा दें कि आप ज़रा इसको जब जूम इन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लोड किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है अपने ट्विटर के ऊपर, वो दरअसल किसी का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है। शाह जी, आपको पता है ना कि आप कोई टैक्स रिटर्न अगर भरते हैं उसको सबमिट नहीं कराते और सबमिट से पहले सेव करके ड्राफ्ट के तौर के ऊपर रख लेते हैं। ये उसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट किसी का इन्होंने उठाया है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, और उसको इन्होंने अपनी वाइफ का एडिट करके ये एक प्रॉपर्टी डाल के ये बता दिया है कि ये मेरी वाइफ ने डॉक्यूमेंट ये जो अपने ये सबमिट कराए हुए हैं और हर साल वो रिटर्न फाइल करती हैं। आप ये कह रहे हैं जमा नहीं हुए, यहाँ पे जमा नहीं हुए, आज के दिन तक कभी उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की इनकी वाइफ ने। और उसके साथ साथ ये किसी और का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट उठा के इन्होंने फोर्ज करके उस पर एक प्रॉपर्टी UK वाली अपनी वाइफ की ऐड करते हुए, ये सिर्फ मेरी ख़बर को झूठा साबित करने के लिए कि ये हम तो हर साल जो है टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मैंने इनको 30 मई को सवालनामा भेजा, पूरा एक डिटेल्ड इस पे सारी चीज़ें इसमें मेंशन करते हुए। फिर उसके बाद मैंने 5 इनको रिमाइंडर भेजे इस बारे में। इसी खबर के हवाले से 5 इनको रिमाइंडर भेजे हैं। 15 जून तक मैं इनको रिमाइंडर भेजता रहा हूँ कि ये मुझे आप इसका जवाब दे दें। ये मेरे सवाल पढ़ते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, पूरे सवाल के वो ब्लू टिक्स हैं, जो रिमाइंडर्स के भी ब्लू टिक्स हैं, ये पढ़ते हैं, उसके बाद भी जवाब नहीं देते। ईमेल का भी कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये जो चीज़ें हैं ये अगर ये गलत हैं, आप मुझे इनका जो जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो वो सबमिशन का जो है वो लेटर मुझे ये भेज दें, या फिर जो भी इनके हवाले से अपने ट्विटर के ऊपर भी ये सबमिशन लेटर जो है वो जारी कर दें कि ये मेरी वाइफ की सबमिशन लेटर है 2019 का और 2021 का। बहरहाल ये चीज़ें जो दोनों इन्होंने टैक्स रिटर्न्स जो वो फाइल की हुई हैं वो दोनों फोर्ज्ड हैं और दोनों इन्होंने वो फैब्रिकेटेड किसी और की उस पर इन्होंने एडिट करके ये चीज़ें वो डाली हुई हैं। अच्छा फ़खर, आपकी जो मालूमात है मैं आई रिस्पेक्ट दैम और मैं उनको बिल्कुल चैलेंज नहीं करता। हम ज़ाहिर इकट्ठे काम करते हैं तो पता होता है किसी एविडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एट दी सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि इस तरह की स्टोरियाँ उन जर्नलिस्ट के बारे में करने की ज़्यादा ज़रूरत है जो आजकल ब्लू आइड हैं, हुकूमतों के भी और इस्टेब्लिशमेंटों के भी। जो मोईद पीरज़ादा हैं, ये किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ब्लू आइड थे, लेकिन आजकल ये खुद जिलावतन है। अच्छा, ये जो बेघरी होती है ना या दरबदरी होती है, ये बड़ी ये अच्छी नहीं होती। तो मैं अगेन मैं इसका ज़रा जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये एक नुक्ता नज़र दे रहा हूँ। मैं आपने स्टोरी की है, आपने उसे ठीक समझा, बिल्कुल आपका नुक्ता नज़र क्लियर है। शाह जी, वैसे मैं अब भी समझता हूँ मोईद पीरज़ादा अभी भी ब्लू आइड हैं। अच्छा, देखें उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में कोई टैक्स जो एनुअल रिटर्न फाइल करता है
उसमें आपकी कोई छोटी सी गलती आ जाए, छोटा सा कोई इशू आ जाए, आपको फौरी तौर के ऊपर जो है वो लेटर आ जाते हैं, आपको फौरी तौर के ऊपर नोटिस आ जाते हैं। देखिए ना वो बिलाल बहुत गोरी, सारे हमारे मतीउल्लाह जान, बिलाल गोरी, असद तूर, ये पाकिस्तान में मैं बेशुमार पाकिस्तानी आपको उनके फैमिलीज के भी बता वो बंद सकता कर हूँ। दिए। मैं बेशुमार पाकिस्तानी इस टाइम जो जर्नलिस्ट हैं बता सकता हूँ जिनको नोटिस आए हैं, क्योंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टैक्स काट के जमा कराना होता था वो कुछ लेट हुआ या कुछ भी इश्यूज थे तो नोटिस पे नोटिस जारी किए गए हैं। इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आने के बावजूद भी और टैक्स रिटर्न्स 3 साल से ना फाइल करने के बावजूद भी एफबीआर ने आज तक नहीं पूछा इनकी तरफ से। अच्छा, ना FBI कोई नोटिस वो किए गए हैं। एक चीज़। दूसरा, आप बात करें ना कि एग्ज़ाइल के हवाले से कि एग्ज़ाइल में है तो वो एक उनको वो नहीं करना। एग्ज़ाइल का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज करके और 2 नंबरी करते रहें। तो हम बतौर सहाफ़ी अगर सियासतदानों की, जजेस की, जर्नलों की, ब्यूरोक्रेट्स की अगर उनसे सवाल उठा सकते हैं, उनसे एसेट्स के हवाले से पूछ सकते हैं, तो क्या इसका मतलब हम सहाफ़ियों के नहीं पूछ सकते? और सहाफ़ियों का भी पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर एग्ज़ाइल में चला गया है तो वो 2 नंबरी भी करता रहे तो फिर भी उसको माफ़ है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमें अपनी सहाफ़ियों के अंदर से, हमारे हवाले से कोई भी अगर किसी ने ये मतलब उसने मोहित पीरज़ादा ने भी ये कहा कि एजेंसीज़ के पेरोल के ऊपर है, आज तक साबित कर देना। हाँ, उन्होंने ये कहा आज तक कोई अगर कोई साबित कर देना ये चीज़, मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। नहीं, मैं मेरे ज़ाती मैं मोहित पीरज़ादा साहब जो हैं जब वो थे यहाँ पे मैं उनको बड़ा तनकीद करता रहा हूँ। मेरे को उनके साथ अच्छे ताल्लुकात शायद मुश्किल वक्त हमारे ऊपर भी है। मैं आज तक एक दिन भी कभी बाहर नहीं गया। मुझे पता है इस बात का। दूसरी बात यह है कि मैं आपके बारे में, मैं आई रिस्पेक्ट यू, और मुझे पता है आपका किसी इस्टेब्लिशमेंट से या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और आपको मेरा भी पता है कि हम दोनों जो आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम किसी के कहने पे नहीं करते, कोई खबर नहीं करते। आई टोटली, और मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें ये तकसीम नहीं करनी चाहिए एग्जाइल वाली। लेकिन मैं एक वैसे एक ब्रॉडर बात कर रहा हूँ कि जो लोग मौजूदा ब्लू आइड हैं उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि इनकी ना करें, अगर एविडेंस है तो जरूर है। मेरा ये पॉइंट है, जो मौजूदा ब्लू, असल बात तो ये है ना कि जो मौजूदा ब्लू आइड्स के बारे में करें। तो बाकी ये ठीक है, आपने जो बात बताई ये नए एस्पेक्ट है, और कोई बात है तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात देनी हो तो ईमेल पे हमें रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।